नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा होगा, आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आर्ग्यूमेंट राइटिंग होता क्या है, इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इंट्रोडक्शन कैसा लिखना होता है, पॉइंट्स कितने लिखें कितने ना लिखें, उनको कैसा लिखें, किन किन बातों का उसके अंदर ध्यान रखें, सारी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि कल जब आपने प्लान लॉन्च करा था तब तो आपने बताया था कि लाइव क्लासेस लेंगे। हम बिल्कुल लाइव लेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो फिर मैं लाइव आ जाऊंगा, लेकिन अगर ज्यादा लोग अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर मैं लाइव करने में मुझे मजा नहीं आएगा। आपको क्लासेस में रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवाऊंगा। लेकिन शुरुआत की जो 6 क्लासेस हैं जिसमें हमें सारे फॉर्मेट्स को डिस्कस करना है, वो आपकी रिकॉर्डेड ही रहेगी। तो 6 दिन के बाद मुझे आइडिया लग जाएगा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हम ये डिस्कशन लाइव करें तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता देना, ये कमेंट में लिख देना लाइव या फिर वी वांट लाइव डिस्कशन। मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि इतने लोग कम से कम वीडियो को देखने वाले लाइव आकर, तो मैं उस हिसाब से फिर प्रिपेयर होकर आऊंगा और लाइव क्लासेस हम लेंगे। क्योंकि लाइव में थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा हो जाता है, हो सकता है आप उससे डिस्टर्ब भी हो जाओ, कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग की 5-6 क्लासेस के अंदर जैसा रिस्पॉन्स होता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आगे फर्दर हमारा डिस्कशन किस तरीके का होगा। आगे बढ़ने से पहले कल का जो प्रोग्राम था, कल हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा और उसके बाद फिर आज के जो हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट राइटिंग, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन शुरू करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया था कल वाले प्लान में कि हम 50 दिनों तक लगातार लाइव आने वाले हैं और जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम भी क्या है, रिगरस राइटिंग प्रोग्राम, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सब्सटेंशियल मिल सके और जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वेरियस टॉपिक्स के ऊपर उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। कल के क्लास में मैंने आप सभी के लिए एक पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया था जिसमें सारे टॉपिक्स को जो ऐसे और आर्गुमेंट के अंदर आए हैं उनको वेरियस हेडिंग्स के अंदर मैंने डलवाकर आप सभी के लिए अवेलेबल करवाया था, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ऐसे और आर्गुमेंट किस एरिया से ज्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आपका फोकस उसी एरिया के ऊपर ज्यादा रहे और आप एग्जाम में अच्छे से एक्सेल कर पाओ और अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर जितने भी टॉपिक्स होंगे वो उन्हीं एरियाज के इर्द गिर्द होंगे और उन्हीं को हम डिस्कशन करेंगे। एक एक थीम को डेली पकड़ेंगे, उनका डिस्कशन होगा। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम क्या करेंगे, डेली एक थीम को पकड़ेंगे। थीम के बाद एक कोई भी टॉपिक उठाएंगे, उसके ऊपर जितना भी करंट अफेयर्स का डेटा है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है गवर्नमेंट की स्कीम से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में एक और चीज मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, मैं आपको कुछ टॉपिक दूंगा। जैसे आज की क्लास में मैंने आपको क्या दिया है, अगस्त 2024 के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में कुछ टॉपिक्स आपको दे दिए हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको रिसर्च करके। हो सकता है ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाद में आप मेरे आकर बोल नहीं सकते कि सर आपने तो टॉपिक्स दिए थे उसमें से आया नहीं, क्योंकि मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं किसी भी टॉपिक के एग्जाम में आने की। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये सारे टॉपिक्स जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इनमें से कोई टॉपिक आएगा भी या फिर नहीं, लेकिन मैं इतनी गारंटी जरूर लेता हूं कि अगर आपने ये पूरी क्लासेस को फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर बच्चे जिनका जीएस बहुत अच्छा है उनको तो खासकर इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिन्होंने सीएसई का रिसेंटली एग्जाम दिया है, क्योंकि उन्होंने जीएस के सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। और अगर कल की क्लास आपने देखी है तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं ऐसे के, वो किसी ना किसी जीएस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर उनके ऊपर आपकी कमांड अच्छी है तो फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन आने वाले 40-50 दिनों में अगर आपने डेली 1 से 2 घंटे, 1 घंटे की हमारी क्लास होगी ऑलमोस्ट, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर 2 में बहुत अच्छे स्कोर होने वाले हैं। अगर आपका जीएस अच्छा है, पेपर 1 अच्छा है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि जो जैसे ही आप एग्जाम देकर 3 अगस्त के बाद निकलोगे तो आप मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे कि इस प्रोग्राम को अगर मैंने फॉलो किया है तो मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट यहां से मिला हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, स्टार्टिंग में जैसे एक हमारे जो बच्चा है ऑनलाइन स्टूडेंट है, उसने मेरे से पूछा, सॉरी ऑफलाइन स्टूडेंट या ऑनलाइन, किसी का मैसेज आया था कि सर ये पूरा शेड्यूल हमको दे दो। अब शेड्यूल में इसलिए नहीं दे रहा हूं, स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, हर 6 दिन का आपको शेड्यूल अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे आने वाले 6 दिनों में क्या क्या होने वाला है उनके बारे में, ये तो मैंने कल ही बता दिया था कि शुरुआत की जो 6 क्लासेस है उसमें हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे, जो पेपर 2 के अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे आर्गुमेंट राइटिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है, प्रेसी राइटिंग क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, ऐसे राइटिंग है और आपका ग्रामर।
इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कैसे करना है, ये सारी बातें इन क्लासेस को अगर आप देख लोगे तो फिर यू आर गुड टू प्रैक्टिस। तो फिर आपकी प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हो और फिर इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये 6 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होंगे, फिर हमारी जो थीम्स है उनका डिस्कशन हम शुरू करेंगे, एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उनसे रिलेटेड जो भी बातें पूछी गई है पिछले बार एग्जाम में उसके इर्द गिर्द डिस्कशन हमारा रखेंगे और उसका सिनॉप्सिस मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा और साथ में कोई भी एक थीम पकड़ूंगा, उसका जितना भी करंट अफेयर्स है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और साथ में मेरा टारगेट है कि पिछले 1 साल के जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं आपसे यहां पर अवेलेबल आपको करवा दूंगा। जैसा आज की क्लास में मैंने लास्ट में आपके लिए ऐड करके रखा हुआ है, जो लास्ट तक देखेगा उसको काफी फायदा होगा, कि आज की क्लास में मैंने कुछ टॉपिक्स आपको छाट कर दिए हैं ऐसे के, आर्ग्यूमेंट्स के और रिपोर्ट के। अगर क्लास को आप अच्छे से फॉलो करोगे तो फिर यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए काफी मटेरियल अवेलेबल होगा। जैसे कई सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है, सर अच्छे टॉपिक्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आप अच्छे से चीजों को एनालाइज करोगे, करंट अफेयर्स की न्यूज को फॉलो करोगे तो इजीली आप इन टॉपिक्स को निकाल सकते हो, है ना। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा आने वाले 5-6 दिनों में। इसी तरीके से जैसे ये हमारा टारगेट पूरा होगा, अगले 6 दिन का फिर मैं आपको प्लान बता दूंगा कि उस पर्टिकुलर डे को हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप रेडी रहिएगा, इसी तरीके से आपको क्लासेस मिलती जाएंगी। और हाँ, एक बात और थी जो आपको आप लोगों से मुझे पूछना थी कि आप डिस्कशन को लाइव चाहते हो या फिर रिकॉर्डेड। तो मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत की जो 6 क्लासेस हैं वो तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही अवेलेबल होंगी, उसको आप देख लीजिएगा। और अगर आप लाइव आना चाहते हो, अगर आप मुझे एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, तो फिर मैं उसको लाइव ही करवा सकता हूं। लेकिन लाइव अगर आएंगे तो फिर उसका टाइम फिक्स होगा 5:30 बजे से लेकर 6:30, ठीक है, या फिर उसके आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास होगी तो हमारा टारगेट रहेगा कि 8 से 9 बजे के बीच में आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह भी करना होता है। तो उस वजह से इस टाइम का आप ध्यान रखिएगा। ये आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे कि आप लाइव रहोगे या फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए। लाइव आओगे तो आपको कुछ फायदे होंगे, कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा तो फिर आप मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते बीच में। आपको जो भी रिकॉर्ड हो गया कमेंट में बाद में आप पूछ सकते हैं, बाद में हो सकता है अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर लाइव आते हो तो उसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे बता देना। और नेक्स्ट जो 6 क्लासेस हैं उनके बारे में जैसे ही ये हमारा यानी कि 17 जून के दिन मैं आपको अगले 6 दिन का जो एजेंडा उसके बारे में बता दूंगा। तो इसी तरीके से हर बार 6-6 दिन का मैं क्या दे दूंगा आपको, टाइम टेबल दे दूंगा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है उसके बारे में भी बता दूंगा। हाँ, ग्रामर को लेकर एक बच्चे का डाउट आया था कल वाले वीडियो में, तो मैं उनको बता दूं ग्रामर की भी कुछ क्लासेस होगी, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रीफ में होगी। स्टार्टिंग में इसकी स्ट्रेटेजी मेरी जो थी वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा 17 को। बाकी प्रांशु सर ग्रामर के जो भी डिटेल्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। बाकी सारे टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्ग्यूमेंट और ऐसे हैं, इनको हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। इनसे रिलेटेड जो भी डेटा फैक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी थीम्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी बीच बीच में मैं PYQs की आपको प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क देता रहूंगा, ठीक है, ताकि आपकी इन टॉपिक्स के ऊपर भी अच्छे से कमांड बन जाए। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा आने वाले 50 दिनों में। कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो करें, है ना। तो हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। अब आज का जो हमारा एजेंडा है उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आर्ग्यूमेंट राइटिंग होता क्या है? तो आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है तर्क वितर्क करना, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर कुछ उसके पॉजिटिव उसके फेवर में बात करना और उसी के कुछ अगेंस्ट में जाकर कुछ पॉइंट्स को बताना, है ना। जैसे अभी विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया है ना, तो आपको एक टॉपिक आएगा, मान लो विराट कोहली अर्ली रिटायरमेंट। मान लीजिए मैं रेंडमली एक टॉपिक बना रहा हूं आप सभी के लिए, विराट, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो फिर आप इसको अच्छे से बता सकते हैं, विराट कोहली अर्ली रिटायरमेंट। सभी लोगों का मानना है, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि विराट कोहली में अभी भी 3 से 4 साल का क्रिकेट बाकी था और पूरे फॉर्मेट में अगर नहीं खेलते तो कम से कम टेस्ट फॉर्मेट तो उनको खेलना ही है। T20 से तो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया था अपने रिटायरमेंट, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में वो अपनी सर्विसेज अभी भी हमारे देश को दे सकते थे। तो यहां पर आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा सबसे पहले कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट कब लिया, कैसे लिया, है ना, सारी बातें आप बता सकते हो। थोड़ा बहुत फैक्चुअल डिटेल डेट वगैरह बता सकते हो, किस सीरीज के टाइम दिया, जैसे अभी IPL के टाइम पर उन्होंने अनाउंस कर दिया था। उसके बाद इसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप दोगे कि हाँ उनके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं।
उनका भी मानना है कि मुझे भी अब अपनी उनकी जो छोटी छोटी बेटियां, उनके जो बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनका परिवार है, उनको भी टाइम देना होता है। खुद के कुछ पर्सनल प्लान्स हो सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसके फेवर में बता सकते हो, लेकिन कुछ अगेंस्ट में भी जाकर आप बता सकते हो कि हाँ नहीं नहीं, अभी विराट कोहली को जो रिटायरमेंट है वो अभी नहीं लेना था, उसके पीछे ये कुछ कारण है, और लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको आर्गुमेंट राइटिंग करनी होती है। अब इसके अंदर किन किन बारीकियों का ध्यान रखना होता है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एक बेसिक पैटर्न मैं आपको बता देता हूं कि आर्गुमेंट राइटिंग में कौन कौन सी बातें शामिल होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, है ना। कितने मार्क्स के होते हैं, तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 40 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आर्गुमेंट राइटिंग कौन से लैंग्वेज में करी जाती है, तो इंग्लिश में होती है। अगर आपको पता हो तो जो ऐसे राइटिंग होती है उसमें हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर जो एग्जाम होता है सीएपीएफ का, उसकी एक खास बात यह है कि आपके पास जो ऐसे राइटिंग वाला पार्ट है, जो कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, उसमें चाहे तो आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे को आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी जितना भी पोर्शन है, ये सारे 6 के 6 टॉपिक्स, इनमें से ऐसे वाले को छोड़कर, ये रहा ऐसे, इसको छोड़कर बाकी सारे टॉपिक्स को आप इंग्लिश में ही आंसर कर सकते हो, ये कंपलसरी है। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम चूज करा, आपको उसी को फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के टाइम पर आप कुछ और लिख कर आ जाओ और चूज आपने कुछ और करा हो, तो इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आर्गुमेंट्स राइटिंग है वो तो सिर्फ कौन से लैंग्वेज में होती है, ओनली इन इंग्लिश। उसके बाद जनरली इसके 3 पेज होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो किसी क्लास में या फिर 6 क्लास के बाद एक क्लास हम उसका जो पूरा फॉर्मेट होता है कॉपी का, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, किन किन बातों का, इंस्ट्रक्शन का वहां पर आपको ध्यान रखना होता है, या फिर अलग से उसके ऊपर एक वीडियो में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नॉर्मली आर्गुमेंट के लिए 3 पेजेस मिलते हैं और वहीं पर प्रॉपर मार्जिन होते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप कॉपी को देख सकते हो। उसके बाद जनरली ऐसा बोला जाता है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद एक टाइम पर एग्जाम देता था, मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन मैं मेरिट आउट हो गया था। तो वहां पर आपको टाइम, तो मेरे हिसाब से आर्गुमेंट राइटिंग एक सबसे इजी पार्ट होता है पेपर 2 का, और अगर आप चाहें अच्छे से, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 15 मिनट के अंदर भी आप अच्छे से, आसानी से आर्गुमेंट राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पहले से फोल्डर मटेरियल तैयार करना होगा, और वो मटेरियल कहां से मिलेगा, इन सारी क्लासेस से आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको फॉलो करना। वर्ड लिमिट्स जनरली 300 या उसके आसपास होता है। आप एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि 300 वर्ड से लिखने, आप काउंट करने लग जाओ 1 2 3 4 करके, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ कम या कुछ ज्यादा भी हो सकता है ना। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते। जैसे मान लो 300 वर्ड है तो 10-15 नंबर ऊपर या नीचे आप कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप लिखने जाओगे तो फिर आपका हो सकता है पेपर 2 का दूसरा पार्ट छूट जाए। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में भी हम कभी डिस्कस कर लेंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। उसके पहले इस सीरीज का पार्ट हम कुछ वीडियोस स्ट्रेटेजी के लिए भी बनाएंगे, ताकि आप अच्छे से एग्जाम के अंदर पेपर को अटेम्प्ट कर लो। तो वो भी मेरे ध्यान में है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया, तो आर्गुमेंट राइटिंग के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब आर्गुमेंट राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जनरली उसमें 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना होता है। स्टार्टिंग में टॉपिक होता है, टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन जो नॉर्मली पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है, 25 से 30 वर्ड्स या फिर 30 से 40-45 वर्ड्स तक भी आप जा सकते हो। मेरा ये मानना है कि आर्गुमेंट में मैक्सिमम आपको 15% से ज्यादा वर्ड लिमिट का यूज नहीं करना चाहिए, और 300 वर्ड्स का 15% लगभग 45 वर्ड्स के आसपास होता है, तो उसके आसपास यहां पर आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर आपकी जो मेन बॉडी है, उसके अंदर आपको आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उसके बारे में 3-4 पॉइंट्स विद एग्जांपल्स, कुछ फैक्ट्स, डेटा आपको यूज करना पड़ेगा। फिर आर्गुमेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो आप 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट बता सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप बताने जाओगे तो वही होगा, वर्ड लिमिट ब्रीच होगी, और हो सकता है आपके पेपर 2 का कोई और हिस्सा आपसे छूट जाए। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए की है सक्सेस के लिए, तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और लास्ट में फिर क्या होगा आपका कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन जनरली आपको ध्यान रखना है, 30 से 35 या 40 से 45 वर्ड्स तक भी आप लिख सकते हो। मैंने आपको बताया 15% के आसपास लिमिट आपके दिमाग में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, और साथ में कुछ इंफॉर्मेशन अगर इसके अंदर आ जाए, कोई फैक्ट आ जाए, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ जाए, कोई रिसेंट रिपोर्ट का डेटा आ जाए, तो फिर आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा माना जाएगा। और कई बार ऐसा माना जाता है कि अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो इसी के 1-2 नंबर आपको मिल जाते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ही जो एग्जामिनर है वो ये अंदाजा लगा लेगा
कि इसने कितना अच्छा सा, ये जो कैंडिडेट है इन्होंने कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले से ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की, और एक लिस्ट बना के रख लो कि कुछ एक बेसिक फॉर्मेट है और इसी को, ये 3-4 फॉर्मेट से इन्हीं के इर्द गिर्द मेरे को क्या करना है, अपने इंट्रोडक्शन को घुमाना है। ठीक है, ऐसे राइटिंग के ऊपर, इनके बारे में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के ऊपर अच्छे से हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन की खास बात यह है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है जनरली वो पॉइंट फॉर्मेट में होता है। आर्ग्यूमेंट, फेवर और उसके अगेंस्ट जो भी आप पॉइंट लिखते हो वो पॉइंट फॉर्मेट में आप लिखते हो, लेकिन जब भी आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखोगे तो आपको पैराग्राफ में लिखने का ट्राई करना है, ताकि आपका जो ऐसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से दिखे और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर दिखे। तो इस बात का आप ध्यान रखो। एग्जामिनर के लिए आप जितनी चीजों को आसान बनाओगे, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा इजी रहेगी और उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। फिर जो भी फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल स्टेटस, बैकग्राउंड, स्कीम्स एटसेट्रा, इनका आपको यूज करना चाहिए। और साथ में शुड राइट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन विद सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने को, कोई स्कीम नहीं है, तो फिर जो भी टॉपिक है आपका उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बता देना चाहिए। तो आपका ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, वो होता है मेन बॉडी। और मेन बॉडी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है, दो होती है, एक तो आर्ग्यूमेंट फेवर के अंदर, आर्ग्यूमेंट इन फेवर, और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। तो ये दो आपके दो एरियाज होते हैं जो मेन बॉडी का पार्ट होते हैं, और ये सारे के सारे आपको कौन फॉर्मेट में लिखना चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट में। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, जैसे दो ऑप्शन है आपके पास कि जो भी आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग है उसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है कि इसको आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। पॉइंट फॉर्मेट मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके आपको पॉइंट्स बताने हैं, और फिर अगेंस्ट में भी ऐसे ही करके 1 2 3 4 करके भी आप लिख सकते हो। और एक तरीका होता है टेबुलर फॉर्मेट, जैसे आप स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पर हम करते थे, है ना। एक साइड टॉपिक का नाम लिख दिया, एक साइड लिख दिया आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, और एक साइड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, है ना। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो टॉपर्स हैं उनकी अगर आप प्रीवियस ईयर की कॉपीज देखोगे, मैं खुद इसी तरीके से लिखता था कुछ पॉइंट्स। लेकिन एक बात और है जो आपको यहां पर ध्यान देनी चाहिए, कई बार क्या करते हैं हम इसमें नंबर्स का यूज कर लेते हैं। मुझे मेरे जो मेंटोर है उन्होंने एक बात बताई थी कि आपको जनरली यहां पर नंबर्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप जो फेवर वाले आर्ग्यूमेंट है वो 5 लिख दो और अगेंस्ट वाले आपको 3 ही याद आ जाएंगे। तो वहां पर वो अगर नंबर दिखेगा तो उसका थोड़ा सा साइकोलॉजी, जो एग्जामिनर उसकी साइकी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। तो उसके लिए आप कुछ भी स्टार बनाकर या फिर ऐसे एरो बनाकर या जो भी आपका तरीका है वैसे बनाकर पॉइंटर्स लिख सकते हो बजाय नंबर डालने की, ताकि अगर एक साइड कम या ज्यादा नंबर होता है तो भी आपको कोई भी उसका नेगेटिव मार्किंग ना हो, या फिर अच्छा इंपैक्ट उसके ऊपर जाए। नजर में आने से बचने के लिए आप ये कर सकते हो। बाकी अगर आपको 5-5 पॉइंट दोनों के पता है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये आप तरीका अपना सकते हो एग्जाम के अंदर, कि जनरली क्या होता है, आपको पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना होता है, और जो टॉपर्स होते हैं वो भी इसी फॉर्मेट को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हर एक आर्ग्यूमेंट है उसके बाद उसको आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है 1-2 लाइन में, और फिर उसको सब्सटेंशिएट करना है विद वेरियस एग्जांपल्स, है ना। तो इनको किसी फैक्ट, डेटा, रिपोर्ट या फिर एग्जांपल्स के थ्रू ऑथेंटिकेट करना होगा। आप हवा में बात नहीं कर सकते कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट तो ले लिया, है ना, इससे देश का नुकसान हो जाएगा। अब देश का क्या नुकसान होगा, कुछ तो बताना पड़ेगा, क्योंकि वो हर फॉर्मेट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है दुनिया के अंदर, फेबुलस 4 का पार्ट है। तो इस तरीके से आपने जो एक हवा में स्टेटमेंट दिया था उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ फैक्ट बता दिए। जैसे मैंने बोला ही वाज पार्ट ऑफ द फेबुलस 4, जो क्रिकेट के फेबुलस 4 है उसमें एक नाम विराट कोहली भी है। तो इस तरीके से उनके इंपॉर्टेंस के बारे में आपने बता दिया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद कोशिश करना है कि हर एक पॉइंट के बाद कुछ एग्जांपल, कुछ फैक्ट, कुछ डेटा आप वहां पर प्रोवाइड करवा दो, तब आपका जो बॉडी वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इजी तरीका होता है किसी भी आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करने का, हमारे जीएस के अंदर जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं वो आप निकाल लो, है ना। अलग अलग डायमेंशंस उनके बना दो, और यही आपके क्या बन जाएंगे, पॉइंट बन जाएंगे। जैसे कोई सोशल पॉइंट बता दो, कोई इकोनॉमिक पॉइंट बता दो, कोई साइंटिफिक पॉइंट बता दो, कोई हिस्टोरिकल पॉइंट बता दो। अलग अलग पॉइंट्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं, उन्हीं के अंदर आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने हैं, और बाद में आपके ऐसे जो आर्ग्यूमेंट है उसको कंक्लूड करना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए। उसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मैंने क्या बोला, एग्जामिनर का काम हमें क्या करना है, आसान करना है, उसके काम को मुश्किल नहीं करना है। पहली बात, कई सारे स्टूडेंट्स ही क्वेश्चन करते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर होनी चाहिए। तो मेरा जवाब होता है उतनी सुंदर होनी चाहिए जितनी पढ़ने में आ जाए, है ना। बहुत ज्यादा आपको हैंडराइटिंग के ऊपर भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप
अच्छे से जमा जमा कर लिखने जाओगे तो फिर हो सकता है आपका टाइम कम पड़ जाए। तो उतनी ही सुंदर बनाने की ट्राई करना जितने में पढ़ने में आ जाए। ऐसा ना हो कि पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े एग्जामिनर को, तो वो अगर आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर दो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ये काम अगर आपने कर दिया तो एग्जामिनर क्या करेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा और फिर पॉइंट पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट हो उसको आप अंडरलाइन कर दो, ताकि आपका ये काम एग्जामिनर का काम बहुत ज्यादा इजी हो जाए और आपको उसका फायदा रिवॉर्ड के फॉर्म में, एक अच्छे नंबर के फॉर्म में एज अ रिवॉर्ड मिल सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोशिश करना है जितने ज्यादा डेटा फैक्ट्स आप याद रख सको उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही पॉजिटिव इंपैक्ट उसका आपके एग्जामिनर के ऊपर देखने को मिलेगा और रिजल्ट अच्छे मार्क्स के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। इसी से जो ऑथेंटिसिटी है ऐसे की वो आपको पता लगती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे हमारे एक ऑफलाइन स्टूडेंट है, उन्होंने क्या करा था, मैंने बोला था अंडरलाइन करके आना है, तो पूरा ऐसे उन्होंने क्या कर दिया, अंडरलाइन करना। तो अंडरलाइन करने का भी एक तरीका होता है। जनरली मेरा यह मानना होता है कि अंडरलाइन आपको पूरे जो पेज है उसके अंदर मैक्सिमम 15% पार्ट को ही अंडरलाइन करना है, तभी उसका कोई सेंस निकलेगा। अगर आपने सभी को अंडरलाइन करना शुरू कर दिया तो फिर तो कोई मतलब है ही नहीं अंडरलाइन करने का, वो और ज्यादा भद्दा दिखेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो कीवर्ड्स हैं, जो स्पेशल बातें हैं, उन्हीं को आप हाईलाइट करो, है ना। हाईलाइट करने का मतलब अंडरलाइन करो, ठीक है। अंडरलाइन कौन से पेन से करें, तो ज्यादातर आप सिंपल रखो, जिस पेन से आप लिख रहे हो उसी से अंडरलाइन कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में ध्यान में रखने, बहुत ज्यादा सिंपल पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, आपके कंक्लूजन पर आना है। कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए, पहली बात पैराग्राफ फॉर्मेट में होना चाहिए, एकदम क्रिस्प और कंसाइज होना चाहिए। इसके अंदर भी वो 15% वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैक्सिमम 15%, 10 से 15% के बीच में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। उसके बाद जो आपका भी कंक्लूजन होगा वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कुछ भविष्य की बातों को सुझाने वाला होना चाहिए, है ना। जैसे हाउसवर्क इज एन अनपेड लेबर, ये हमारा एक टॉपिक था, आया हुआ था आपका प्रीवियस आर्गुमेंट राइटिंग में, PYQ है ये। तो उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि हाउसवर्क जो है उसका दोनों साइड के आपके आर्गुमेंट दे दिए और लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा कि हमारे कुछ कल्चर्स हैं जो हमको हाउसवर्क को महिलाओं के लिए कंपलसरी बनाते हैं, लेकिन आज के टाइम पर जरूरत है महिलाएं घर से बाहर निकलें और वो और ज्यादा एम्पावर हो और देश को बनाने में, नेशन बिल्डिंग में उनका हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। तो इस तरीके का बैलेंस अप्रोच आपको रखना है। मध्यम मार्ग बोलते हैं इसको, बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना मध्यम मार्ग, तो वहां पर आपको ये फॉलो करना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। इसके अलावा आप कोई सॉल्यूशन या सजेशन अपनी तरफ से बता सकते हो। आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके कुछ फेवर में आर्गुमेंट आपने दे दिए, कुछ उसके अगेंस्ट दे दिए, है ना। जैसे आर्गुमेंट का मतलब ही क्या होता है, तर्क वितर्क करना, किसी पॉइंट पर डिस्कशन करना और एक अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देना। जैसे कोई बात आपके लिए सही है तो सही होने के लिए आप कुछ फैक्ट बताओगे, कोई फिगर बताओगे, लेकिन कोई बात किसी के लिए गलत हो सकती है, वो उसके लिए रिगार्डिंग फैक्ट अवेलेबल करवाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक पर आपको गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है। आप अपनी तरफ से एक ऑप्टिमिस्टिक आइडिया सजेशन कोई दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ओवर क्रिटिसाइज कर दिया किसी बात को, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर उसमें सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया, तो ये आपको नहीं करना। क्यों, क्योंकि एक टाइम के बाद आप खुद सरकार का हिस्सा होंगे, यानी गवर्नमेंट का पार्ट होगे। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप खुद ही पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे सरकार की, तो वहां पर फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा बेसिक फॉर्मेट होता है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर टॉपिक नेगेटिव आ गया तो वहां पर कैसे आंसर करना है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल के थ्रू कुछ समझाया हुआ है। जैसे एक टॉपिक है, प्राइवेटाइजेशन इज बेड फॉर इंडस्ट्रीज। अब अपने आप में टॉपिक कैसा है, नेगेटिव है, या फिर इंटरनेट इज बेड फॉर ह्यूमंस। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, जो भी आर्गुमेंट राइटिंग करोगे तो आर्गुमेंट फेवर में बताने पड़ेंगे कुछ और कुछ अगेंस्ट में। तो यहां पर आपको फेवर में क्या लिखना पड़ेगा, यस प्राइवेटाइजेशन इज बेड फॉर इंडस्ट्रीज। और वो खराब क्यों है, वो फेवर में आर्गुमेंट आ जाएंगे, और नहीं खराब नहीं है अच्छा है, या इसके अगेंस्ट में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। यहां पर मैंने स्लाइड में आपको ये मिल जाएगा, आप इसको एक बार अच्छे से प्रोसेस करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद इसके अगेंस्ट में भी आपको लिखना पड़ेगा, और वहां पर आप बताओगे नो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट बेड फॉर इंडस्ट्रीज, और वहां पर उसके अगेंस्ट में आपको आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा। तो क्लास के अंदर तो हमने बहुत डिटेल से इनके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि यूट्यूब के ऊपर ये क्लास है, यहाँ पर थोड़ा सा क्रिस्प हमको रखना है, ताकि आपका भी जो अटेंशन है वो यहाँ पर बना रहे, आप भी ज्यादा बोर ना हो, और जल्दी से हमारी क्लासेस भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद
कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे वर्ड लिमिट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, और साथ में जो स्पेस है उसको बहुत ज्यादा वाइजली यूज करना है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, अब इसके अंदर आपको 3 पेजेस मिलेंगे, इस तरीके का फॉर्मेट होता है यूपीएससी का। इन 3 पेजेस के अंदर जो मार्जिन है वहां पर आपको कुछ भी नहीं लिखना इस साइड, है ना, ऊपर की साइड। उसके बाद जो भी फॉर्मेट है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। जैसे यहां पर आपने इंट्रोडक्शन लिखा तो इंट्रोडक्शन इतने में मान लो आपका आ गया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट 4 करके आपने कुछ पॉइंट्स यहां पर बता दिए। उसी तरह नेक्स्ट पेज में फिर से आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आपने कुछ बता दिए, और फिर लास्ट में आपने क्या बता दिया, कंक्लूजन बता दिया, है ना। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और 2-4 पॉइंट, और नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आप कुछ पॉइंट्स यहां पर लिख सकते हो, लास्ट में क्या लिख दोगे, कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, और जो भी आपको स्पेस दी हुई है उसको बहुत ज्यादा वाइजली यूज करना है। बहुत ज्यादा जो शब्दों की लिमिट है उसको ब्रीच नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आपको 300 वर्ड्स अगर दिए हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल 300 ही लिखना है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि 300 के बजाय थोड़ा सा कम लिखो, 280 के आसपास ही लिखो। आपके नंबर नहीं कटेंगे लेकिन इसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि हर जगह अगर आपने 20-20 वर्ड्स बचा लिए तो आप ये मान के चलो कि आपके पास एक एवरेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में 15 मिनट ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हर जगह आपने 20-20 वर्ड बचाए तो हो सकता है आपको 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, मतलब वो थोड़ा सा टाइम आपका सेव कर सकता है। ये फर्दर क्लासेस में और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद कितने आर्ग्यूमेंट लिखें, है ना। एक क्वेश्चन होता है कि सर कितने आर्ग्यूमेंट लिखने चाहिए। अब कोई टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन कोई टॉपिक होगा जिसके ऊपर कोई भी नॉलेज ना हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना कि जहां पर बहुत ज्यादा बातें हैं आपको पता है, उसको बहुत ज्यादा पॉइंट्स के अंदर आप 10 पॉइंट लिख के आ जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट लिखे तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, पूरे नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। आपको 4 से 5 ही आर्ग्यूमेंट्स लिखना है, लेकिन उनको अच्छे से ऑथेंटिकेट करना है ना। 4-5 आर्ग्यूमेंट फेवर में और 4-5 ही उसके अगेंस्ट में। मैं तो आइडिया दूंगा कि 4 ही आर्ग्यूमेंट लिखो आप। क्यों? क्योंकि अगर 4 भी आपने अच्छे से लिख दिए तो उनके भी दोनों साइड के 4-4 नंबर और एक 1.5 नंबर आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के। तो टारगेट आपका होना चाहिए 10 नंबर के आसपास आपको मिल जाए आर्ग्यूमेंट में, और 10 नंबर बहुत अच्छा मार्किंग होती है, बहुत मुश्किल से जो टॉपर्स होते हैं उनको मिलते हैं। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो टोटल मार्क्स हैं पेपर 2 के उनका 50% तक आप पहुंच जाओ, 100 के आसपास। तो हर एरिया में आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप 100 के आसपास पहुंचोगे। तो आर्ग्यूमेंट में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 4-5 पॉइंट्स फेवर में, 4-5 पॉइंट्स अगेंस्ट में, और साथ में कुछ एग्जांपल्स, ताकि वो पॉइंट्स को आप ऑथेंटिकेट कर सको। उसके बाद मिस्टेक्स को अवॉइड करना है बहुत ज्यादा। वैसे यहां पर स्पेलिंग में जो मिस्टेक्स होती है वो आपको कम से कम करना है। अगर गलती से भी नजर में आ गई स्पेलिंग एरर तो फिर आपको नेगेटिव मार्किंग वहां पर झेलना पड़ सकती है, और साथ में ग्रामेटिकल एरर से बचने की कोशिश करना है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कई बार ऐसा होगा कि आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर दोगे। जैसे कोई पॉइंट आपने लिखा कि विराट कोहली बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो उसके फेवर में कुछ पॉइंट बता दिया और उसी पॉइंट को आपने नेगेटिव भी बता दिया, लेकिन वहां पर आपने एग्जांपल अलग दिया। तो आप कोशिश करना कि जो पॉइंट आप फेवर में बता रहे हो एग्जैक्टली सेम वैसे ही उसके अगेंस्ट में ना लिखो, ताकि आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट ना करो एग्जामिनर के सामने। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही है। आपको ध्यान रखना है कि दोनों आर्ग्यूमेंट आपके मैक्सिमम आधे घंटे में कवर हो जाए, है ना, 15-15 मिनट में दोनों आर्ग्यूमेंट कवर हो जाएं। और मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो 15 मिनट के पहले भी आप लिख सकते हो, है ना, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर अगर आपने टाइम बचा लिया तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन ऊपर लिखा रहेगा, 2 टॉपिक्स होंगे, उनमें से एक टॉपिक यहां पर आप लिखोगे ऊपर, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइन 30% के आसपास, फिर ऐसे करके एरो या कुछ भी आप साइन बनाकर कुछ फेवर में आर्ग्यूमेंट लिख दोगे और कुछ उसके अगेंस्ट में लिख दोगे, और लास्ट में क्या करोगे, आपको कंक्लूजन में कुछ ना कुछ पॉइंट बताकर इसको आगे छोड़ देना है ना। वे फॉरवर्ड आप बता सकते हो, कोई पॉजिटिव बात बनाकर पॉजिटिव नोट के ऊपर उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को आप खत्म कर सकते हो। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आपको इन बातों को यहां पर ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर सोर्सेस क्या क्या रखें, अच्छे आर्ग्यूमेंट राइटिंग हमारी कैसे होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा सोर्स है करंट अफेयर्स। अगर आपके करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छी कमांड है तो किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अच्छे से आर्ग्यूमेंट राइटिंग कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जो भी करंट के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हो, या फिर दूसरी बात अलग अलग जो मैगजीन्स आती है, जैसे मान लीजिए जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग है उनकी मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हो। तो अभी के लिए तो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मेन टॉपिक्स को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा मुश्किलात ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
डेली न्यूज़पेपर या फिर अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं वहां से आप कर सकते हो अपने टॉपिक्स को कवर। और दूसरा, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपके बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड इनके ऊपर अच्छी नहीं तो फिर मुश्किल होगा आप सभी के लिए अच्छे से इन टॉपिक्स के साथ डील करना, क्योंकि उनके आगे पीछे उनका जो बैकग्राउंड है वो आप उसको अच्छे से लिंक ही नहीं कर पाओगे। तो आपको स्टैटिक सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स दोनों को यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऐसे या फिर आर्गुमेंट की राइटिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप अच्छे हो तो फिर मेरी गारंटी है कि आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा कर कर आओगे, है ना। लेकिन शर्त क्या है, स्टैटिक सब्जेक्ट सारे आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, एक्सेट्रा, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे अच्छे होने चाहिए। प्लस इन सारे सब्जेक्ट को आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किससे, करंट अफेयर्स से। अगर ये दो चीजें हैं फिर आप लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो और बहुत अच्छा लिखोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कई सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो जिनके ऐसे में पढ़ता था, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाते थे, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा अच्छा वो लिखना शुरू कर दिया था। अगर इवेल्युएशन को लेकर आपके कुछ प्लान्स हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि इवेल्युएशन करने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए भी हम कुछ प्लान करेंगे आने वाले 40-50 दिनों के लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि आपके ऐसे राइटिंग में क्या क्या कमियां हैं वो मैं आपको बता सकूं। तो उसके कुछ प्लान है तो आप कमेंट में लिख देना इवेल्युएशन, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इवेल्युएशन की इतने लोगों को जरूरत है, तो उसके लिए फिर मैं कुछ प्लान रेडी करूंगा, आप मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा जरूर, ठीक है। तो सोर्सेज आपके ये सारे हैं। उसके बाद मार्क्स का अलॉटमेंट अगर जनरली देखो तो किस तरीके की मार्किंग यहाँ पर होती है, तो उसको लेकर एक परसेप्शन है कि अगर आपने खराब से खराब भी लिखा, यानी कि सारे पॉइंट्स लिखे लेकिन उनको ठीक से फैक्ट्स वगैरह वहां पर नहीं लिखे, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करा है, तो वहां पर आपको 5 से लेकर 8 नंबर के बीच में मिल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होगा, 8 नंबर तक पहुंचने के लिए भी आपको बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा अच्छा लिख दिया आपने, गुड मार्किंग अगर हुई 8 से 10 नंबर, यानी कि प्रॉपर आपने स्ट्रक्चर फॉलो करा, प्लस अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी उसमें लिखे, तो वहां पर 8 से 10 के बीच में आपको नंबर मिल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो आपके 11 या फिर 10 से ज्यादा नंबर भी मिल जाएंगे। 15 नंबर मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो 10 या उससे ऊपर जाने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली राइटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। लेकिन इस नंबर तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स इतने अच्छी राइटिंग करते हैं, मैं कुछ शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, अगर आप उनकी पढ़ना चाहे तो आप देख सकते हो, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर उनके ऐसे भी आपको देखना है तो आप बता देना। और जो बाद में टॉपर्स बनते हैं उनकी अगर आप कॉपी देखोगे तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर कई सारे टॉपर्स ने अपनी कॉपी दे रखी है टेस्ट सीरीज की, तो उनको देखकर आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आप कई ज्यादा बेहतर उनसे लिख रहे हो। खास करके हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उनकी जो कॉपी है वो देख के पता लग जाता है कि हाँ अब ये अच्छे मोड में आ गए, राइटिंग के अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको अगर राइटिंग इवेल्युएशन का लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसको लेकर कोई प्लान हम अनाउंस कर देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में, उसके ऊपर हमने डिटेल से तो डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन मैंने बताया था कि कल जो अभी तक 20 साल में जितने भी पिछले 10-11 सालों में जितने भी टॉपिक्स आए उनको मैंने एक मेन जो हेडिंग है सब्जेक्ट की उसके अंदर डिवाइड कर दिया और उनको यहाँ पर नोट करके लिए आपको अवेलेबल करवा दिया है। तो आप देख सकते हो कुछ मेजर जो डायमेंशन है वो क्या क्या है, आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए हैं, इकोनॉमी से कुछ टॉपिक पूछे गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे गए हैं, सोसाइटी से, एग्रीकल्चर से और पॉलिटी से। अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उस साल रिलेवेंट होंगे। नॉर्मली क्या होता है, करंट अफेयर्स से ही जो टॉपिक बार बार न्यूज में होता है उसी के ऊपर जनरली एशे या फिर आर्गुमेंट के बारे में पूछा जाता है। बाकी सारे टॉपिक्स ये आपके करंट से ही होते हैं, चाहे वो कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, उसमें भी जो डेटा होता है वो करंट के किसी मुद्दे से ही होता है, नॉर्मली पिछले 1-8 साल का। या फिर प्रेसी राइटिंग होती है, उसमें भी अगर आप आर्टिकल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वो कहीं ना कहीं करंट के किसी न्यूज़पेपर का ही आर्टिकल है जो आपसे एज इट इज पूछा गया है। तो आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना है, प्लस स्टैटिक सब्जेक्ट के ऊपर भी आपकी अच्छी होल्ड होनी चाहिए, तभी आप आर्गुमेंट्स और ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हो। कल्चर के अंदर कई सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं, जैसे एक एग्जांपल है क्लासिकल लिटरेचर इन आवर करिकुलम। तो क्लासिकल लिटरेचर हमारे करिकुलम का पार्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, यह टॉपिक पूछा गया है। इकोनॉमी के ऊपर डीमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक मनी के बारे में एक बार आर्गुमेंट आया है। एक बार हमारे देश के अंदर आप देखते हो कई सारी यूथ पॉपुलेशन है, तो ये हमारे लिए फायदा या फिर नुकसान है। डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड टॉपिक आया, हमेशा न्यूज में रहता है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन वर्सेस सोशल डेवलपमेंट। तो हमारे देश के अंदर जो डेवलपमेंट है वो तो हो रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल है भी या फिर नहीं, इससे आम जनता को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनकम गैप ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, ये सारी बातें इस आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार आया था यूएन के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए। इंडिया अपने आप में
दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे पास यूएन की परमानेंट सीट नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके कुछ आर्गुमेंट आपको फेवर में, कुछ इसके अगेंस्ट में बताने पड़ेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स आते हैं ऐसे के अंदर भी और आर्गुमेंट के अंदर भी, वो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस वाले पार्ट से आते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन है आपका, हाउस वर्क इज एन अनपेड लेबर, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। उसके बाद वीडियो गेम्स, उनका यूथ के ऊपर क्या इंपैक्ट है, इसके ऊपर पूछा गया है। सोलिट्यूड पेंडेमिक के दौरान, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग एलिट्स, तो हमारे देश के अंदर जो एलिट्स हैं उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी, यहाँ पर स्पेलिंग का एरर था तो मैंने उसको ठीक कर दिया है। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्सेस बुक्स, आज के टाइम पर जो बुक्स हैं उनको कैसे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है वो रिप्लेस कर रहे हैं, उसके क्या फेवर में आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, क्या उसके अगेंस्ट में जा सकते हो, ये सारी बातें यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। उसके बाद होमवर्क बैन, कई सारे जो प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्वेश्चन आता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जाता है, तो क्या हमें इसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए क्या? उसके कुछ फेवर में और कुछ अगेंस्ट में आपको आर्ग्यूमेंट लिखने होंगे। उसके बाद प्राइवेसी एक एलिटिस्ट आइडिया है, तो इसके ऊपर भी आप बता सकते हो। उसके बाद यूथ एंड मोबाइल एडिक्शन, आज बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पर भी। क्वालिटी एजुकेशन वर्सेस ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, हमारे देश के स्कूलों में बच्चे तो बहुत जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ वो मिड डे मील में खाना खाने तो नहीं जाते? क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रथम की जो रिपोर्ट आती है उसमें तो पता चलता है कि ठीक से जो 5वीं क्लास पास कर चुका बच्चा वो ठीक से एबीसीडी भी नहीं लिख पाता। तो ये क्या वाकई में क्वालिटी एजुकेशन हम हमारे देश में बच्चों को दे रहे हैं या फिर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको आर्गुमेंट लिखना था। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिलीज, इसके क्या फायदे नुकसान है, कुछ आर्गुमेंट इसके फेवर में आएंगे, कुछ इसके अगेंस्ट जाएंगे। फिर एग्रीकल्चर वाले पार्ट से जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके ऊपर भी पूछा गया। ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा भी है और खराब भी है, एनवायरमेंट को इससे कुछ नुकसान भी होंगे, तो इसके फेवर में और अगेंस्ट आर्गुमेंट आपको बताना था। उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट हमारे देश में लगातार होते रहते हैं, कोई ना कोई इश्यू चलता रहता है। अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली के अंदर, और हरियाणा वाली जो बॉर्डर थी, पंजाब के फार्मर्स थे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने देखा होगा। उसके बाद कई सारे पॉलिटिक्स के टॉपिक्स भी पूछे गए, जैसे एक बार पूछा गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, और पिछले 1 साल से लगातार ये इशू चर्चा में है, तो अभी आपके लिए फिर रिलेवेंट है। उसके बाद पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, डेमोक्रेसी वर्सेस डेवलपमेंट, प्री पोल अलायंस वर्सेस पोस्ट पोल पार्टनरशिप। तो इस तरीके के टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपसे पिछले 10 सालों में या 11 सालों में पूछे गए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके इर्द गिर्द जितने भी डायमेंशन बन सकते हैं या फिर इनसे इंस्पायर होकर हम क्या क्या टॉपिक्स बना सकते हैं, आने वाले 50 क्लासेस में इन्हीं के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, या फिर इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया वही सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको पिछले 10 सालों में जो पूछे गए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए है ना। मार्किंग कितनी होती है? 20 into 2 that is 40। तो राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो हर स्टेटमेंट के अंदर उसके कुछ फेवर में और कुछ इसके अगेंस्ट आपको आर्ग्यूमेंट बताना है। जैसे क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, फिर हाउसवर्क इज अनपेड लेबर, जो अभी मैंने आपको बताया यही वाली सारी बात यहाँ पर डिटेल में एग्जैक्टली क्या पूछा गया था एग्जाम में वही आपको पूछी गई है, यहाँ पर लगाई गई है। तो ये पूरी फाइल में शेयर कर दूंगा ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए आर्ग्यूमेंट के बारे में, उसको फॉलो करना है। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस करा था कि मैंने आप सभी के लिए लास्ट में कुछ प्रिपेयर करा है ना। तो 2014 तक के यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे, इनको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है आप कोशिश करना कि पिछले 1 आध साल में जो भी टॉपिक्स न्यूज में हो इनको करने के बजाय उनको आप अटेम्प्ट करो, ताकि अगर वहीं से या फिर उसके आसपास आपको लिखने को आ जाए एग्जाम के अंदर तो आप अच्छे से उसको लिख सके। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, है ना। और मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में क्लास जब शुरू हुई थी कि मैं कुछ टॉपिक्स आपको लगातार देता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो मैं हर महीने के जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको इसी तरीके से निकाल कर दे दूंगा। अब जरूरी नहीं कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग सकता है, या फिर इनमें से कोई आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इन्हीं के ऊपर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आप अपने हिसाब से जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट से रिलेटेड, कौन से महीने के? अगस्त 2024 के, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बताए हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं एक बार उनके बारे में बता देता हूं, इनको आप नोट कर लेना और कोशिश करना इनके ऊपर लिखने की, है ना। सबसे पहले ऐसे राइटिंग तो आप अभी नहीं कर पाओगे, हो सकता है कई सारे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग के बारे में इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली कि आप इजीली आर्गुमेंट लिखना शुरू कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके अगस्त 2024 में, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इंडिया
30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा बाय 2047। तो इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, जो पुराने प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक्स हैं। उसके बाद मेंटल बहुत ज्यादा न्यूज में था अगस्त 2024 में। इंडिया हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कई सारे हमारे देश के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, ये दावा कर रहे थे, खास करके अमिताभ कांत, इनका आपने नाम सुना होगा, नीति आयोग में एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे ये, है ना। उसके बाद इन्होंने एक रोडमैप भी दिया था कि 2047 तक इंडिया कैसे 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। अभी हमारी जो पोजीशन है 4 ट्रिलियन के आसपास है, थोड़ा सा उससे ऊपर जा चुके हैं हम, लेकिन यहां तक पहुंचना थोड़ा सा बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है, और टाइम हमारे पास 2047 तक का ही है, लगभग 25 साल के आसपास, उससे भी कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो इतने टाइम पीरियड में हम 30 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं क्या? तो उससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स यहां पर बताना है। फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज क्राइसिस इन इंडिया, तो मेंटल हेल्थ इशू हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद इंडिया स्पेस प्रोग्राम, आपने देखा होगा चंद्रयान 3, लगातार सरकार के कई सारे मिशन आने वाले हैं, और भी फ्यूचर में चंद्रयान 4 आएगा। इसके अलावा गगनयान है, बतेरे आपकी क्या है टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सॉरी, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हमारा जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है नई हाइट्स पर जा सकता है, तो इनके ऊपर आप राइटिंग कर सकते हो। उसके बाद एक टॉपिक न्यूज में था 2024 के अगस्त महीने में, जो था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस, यानी कि हमारे देश में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करके इसका फोल्डर मटेरियल तैयार कर लेना, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, इन 2 टॉपिक्स पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे अगस्त के महीने में एक बहुत ज्यादा न्यूज में था रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, और एक आर्ग्यूमेंट आप लिख सकते हो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेटाइजेशन है बहुत ज्यादा हो रहा है साइंस रिसर्च का, इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो और क्या आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में आप बता सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अगस्त महीने के मैंने आपको आर्ग्यूमेंट ऐसे बता दिए, और साथ में कुछ रिपोर्ट्स हैं जो अगस्त महीने में बहुत ज्यादा न्यूज में थी, इनके ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो। जैसे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024 मिडिल इनकम ट्रैप, तो मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसके ऊपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद एक एक्सियोम फॉर्मेशन बहुत ज्यादा न्यूज में था अगस्त में, इस पे लिख सकते हो यूएन मेंबर स्टेट्स हैव अडॉप्टेड द कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम इंटरनल सिक्योरिटी का एक बड़ा मुद्दा है और पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है, यहां से आपकी रिपोर्ट आ सकती है। तो दुनिया ने, यूनाइटेड नेशन ने और उसके जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने एक कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को अडॉप्ट कर लिया है। तो उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी वो आपको प्रिपेयर करके उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करना है। उसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च करा है, इंडिया की फर्स्ट ग्रेन एटीएम इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसके ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है। और एक टॉपिक है आपके लिए इंडिया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आजकल स्पेस का एक तरीके से स्पेस को मोनेटाइज करने की कोशिश की जा रही, कई सारी देश अपनी अपनी कंपनीज के थ्रू स्पेस से प्रॉफिट्स कमाने की होड़ में लगी हुई है, और वहां पर हमारे देश की जो एजेंसी इसरो वो कैसे पीछे रहती, उसके लिए हमने एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया है, ताकि छोटे छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर उनको वहां पर प्लेस करके अलग अलग देशों को हम सर्विसेज दे सके और वहां से फॉरेन इनकम जनरेट कर सके। तो ये इसके ऊपर भी आप रिपोर्ट राइटिंग आपको करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट को रिप्लाई करूं। बाकी ये प्रोग्राम आपको कैसे लग रहा है आप जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इसी तरीके के आगे जो वीडियोस हैं उनमें ये 5 टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर कर लें, उनके बेसिक्स के बारे में जान लें, फिर हमारी जो क्लासेस होंगी जहां पर एक्चुअल डिस्कशन हमें करना है वो हम आगे की क्लासेस में करते रहेंगे। तब तक काफी सारे टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। और हाँ, अगर आपको इवेल्युएशन से रिलेटेड कोई बात चाहिए कि हाँ सर आप इवेल्युएशन कर दो, तो उसका कोई प्लान अगर हुआ तो मैं आपको बना दूंगा, है ना। उसके बाद अगर आप कमेंट में लिखोगे इवेल्युएशन तो मुझे आइडिया लग जाएगा कितने लोगों को उसकी जरूरत है ना। जो हमारे प्रोग्राम मतलब जो हमारी जो हमारी जो क्लासेस है उसका जो पार्ट नहीं है उनके लिए है, इसके लिए अलग से आपको कुछ हो सकता है चार्ज हम करें। अगर ज्यादा नंबर नहीं होगा तो मैं फ्री में भी कर सकता हूं, लेकिन अगर एक साइजेबल नंबर मिलता है तो अच्छे से रिव्यू करने के लिए मेरे पास भी कोई मोटिवेशन होना चाहिए, तो आप मुझे बता देना। तो इवेल्युएशन आप लिख दोगे, सॉरी, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा
उसका नंबर का कि कितने लोग इवैल्यूएशन करना चाहते हैं और उनको उसके ऊपर रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। आप वीडियो में कमेंट में जरूर मेंशन करना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, हमारा जो इनिशिएटिव है आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोशिश करना कि जो भी दोस्त आपकी सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उनको ये सारी लिंक आप भेजते रहें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।